फेडरलिज्म पार्ट 2। What makes India a federal country? इंडिया को एक फेडरल कंट्री माना जाता है क्योंकि यहाँ एक स्पेशल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच पावर्स का डिवीजन करती है। ये पावर्स का डिवीजन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर रूप से लिखा गया है जो गवर्नेंस को बैलेंस्ड और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलाने में हेल्प करता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए आर्टिकल 246 के अंदर हमें स्टेट्स एंड सेंटर की सेपरेट जुरिस्डिक्शन देखने को मिलती है 3 लिस्ट की फॉर्म में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। सेकेंडली, इंडिया में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। इवन इंडिया में सुप्रीम कोर्ट भी है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। इट मीन्स अगर थ्योरी की बात करें तो इंडिया में फेडरल फीचर्स प्रेजेंट है, पर इतनी सारी लैंग्वेजेस, रिलीजन एंड रीजन्स के साथ कंट्री कोऑपरेट कैसे कर पाई होगी? इसके लिए हमें सबसे पहले इंडिया के हिस्टोरिकल डिसीजंस और इवेंट्स को समझना होगा। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन लीडर्स ने फेडरल फीचर्स को तो अडॉप्ट किया, पर साथ ही यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए सेंटर को हमेशा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश की। इसलिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कभी फेडरेशन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया, बल्कि इसकी जगह आर्टिकल नंबर 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स का यूज़ किया गया है। ऑल्दो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को इंडियन सिस्टम में फॉलो किया जाता है, तो इससे हमें समझ आता है कि इंडिया एक क्वासी फेडरल कंट्री है, क्योंकि जहां हमें कुछ फीचर्स यूनिटरी सिस्टम के देखने को मिलते हैं, वही कुछ फीचर्स फेडरल सिस्टम की प्रेजेंस को भी दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 352 एंड 356 के अंदर जो इमरजेंसी पावर्स है वो ओनली यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ऐसे ही कुछ और आर्टिकल्स जैसे 360 एंड 365 यूनिटरी फीचर्स को दर्शाते हैं। और अगर फेडरल फीचर्स की बात करें तो आर्टिकल 1, 245, 246 एंड 371, जिन्हें हमने पहले भी अपनी प्रीवियस एग्जाम्पल्स में देखा था, इस बात का प्रूफ देते हैं। अब बात करते हैं कि इन 3 लिस्ट में यूनियन एंड स्टेट लेवल गवर्नमेंट्स के अंडर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। यूनियन लिस्ट, इस लिस्ट के सब्जेक्ट पर यूनियन गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है। इस लिस्ट के सब्जेक्ट्स है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। आपको याद रखना होगा कि यूनियन लिस्ट में टोटल 97 सब्जेक्ट्स शामिल हैं। स्टेट लिस्ट, नेम से ही क्लियर होगा कि पर्टिकुलर एरिया की स्टेट गवर्नमेंट इस लिस्ट के अंदर आने वाली सभी सब्जेक्ट्स पर लॉज बना सकती है, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन पर। स्टेट लिस्ट में टोटल 61 सब्जेक्ट्स आते हैं। कंकरेंट लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर आने वाले सब्जेक्ट की ज्यूरिसडिक्शन स्टेट एंड सेंटर गवर्नमेंट दोनों को ही दी जाती है, पर अगर दोनों के व्यूज कन्फ्लिक्ट करते हैं तो सेंटर का डिसीजन ही अल्टीमेटली प्रिवेल करता है। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन सभी कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। कंकरेंट लिस्ट में टोटल 52 सब्जेक्ट्स हैं। जो सब्जेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट को मेंशन करने के बाद में आए, उन्हें अलग से रेजिडरी लिस्ट में डाल दिया गया और इसकी लेजिस्लेटिव पावर्स यूनियन गवर्नमेंट को दे दी गई। फॉर एग्जाम्पल, मैटर्स कंसर्निंग सिटीजनशिप। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? इन प्रैक्टिस बात करें तो इंडियन फेडरलिज्म को सक्सेस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के नेचर की वजह से मिली है। नेचर से मिली है मतलब, चलो समझते हैं। जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन सबको लेकर डाइवर्सिटी है। इवन डिफरेंसेस भी है, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने रिजॉल्व करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट काम किए। पहला, लैंग्वेज के बेसिस में स्टेट्स का क्रिएशन करना। दूसरा, लैंग्वेज पॉलिसी बनाना। तीसरा, सेंटर एंड स्टेट के रिलेशंस को रीस्ट्रक्चर करना। अब इसे गहराई से समझते हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, इंडिया ने 1947 में डेमोक्रेसी के रूप में अपना सफ़र शुरू किया था और उस समय का पॉलिटिकल मैप आज के मैप से काफ़ी अलग था। बहुत से पुराने स्टेट्स गायब हो गए और नए स्टेट्स क्रिएट हुए। इस प्रोसेस में एरियाज, बाउंड्रीज और स्टेट्स के नेम भी चेंज हुए। इंडिपेंडेंस के बाद कई एरियाज में लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स क्रिएट करने की डिमांड उठी। इससे इंश्योर किया गया कि जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो एक ही स्टेट में रह सके और उनकी लैंग्वेज और कल्चर को रिस्पेक्ट मिल सके। जैसे कि आंध्र प्रदेश को तेलुगु बोलने वालों के लिए क्रिएट किया गया। जब लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाने की डिमांड उठी, कुछ नेशनल लीडर्स को डर था कि ये देश का डिसइंटीग्रेशन का कारण बन सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू में लिंग्विस्टिक स्टेट्स के क्रिएशन को अपोज किया, लेकिन बाद में ये अनुभव हुआ कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन देश को और भी ज्यादा यूनाइटेड बनाता है और एडमिनिस्ट्रेशन भी इजियर हो गया। हालांकि बाद में कुछ स्टेट्स कल्चर, एथनिसिटी और जियोग्राफी के बेसिस पर भी क्रिएट हुए, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड।
इस तरह लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्रिएशन एक मेजर टेस्ट था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए, जिसमें इंडिया ने सक्सेसफुली डाइवर्सिटी और यूनिटी को बैलेंस किया। ये स्टेप फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने और लोगों की कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लैंग्वेज पॉलिसी। इंडिया की फेडरलिज्म का दूसरा टेस्ट था लैंग्वेज पॉलिसी। अपने इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज होने का रिकग्निशन देना तो डिफरेंसेस बढ़ाना था। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस कभी नहीं मिला। इंस्टेड 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया गया, जिनमें हिंदी भी शामिल है, जो ओनली अबाउट 40% लोगों की मदर टंग है। एक कैंडिडेट को सेंटर लेवल एग्जाम में इन्हीं सभी लैंग्वेजेस के ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। अब यहाँ एक बात नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश सिर्फ एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसे गवर्नमेंट के ऑफिशियल वर्क्स एंड कम्युनिकेशन के लिए हिंदी के साथ यूज किया जाता है। इंग्लिश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में मेंशन नहीं है। प्रेजेंट लैंग्वेज पॉलिसी कैसे बनी, इसे समझने के लिए हमें थोड़ी नजर डालनी होगी इसकी हिस्ट्री पर। इंडिया के लीडर्स ने हिंदी को फैलाने में बहुत कॉशियस अप्रोच लिया। श्रीलंका के ऑपोजिट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 1965 में सरकारी कामों के लिए इंग्लिश का यूज बंद होना था, लेकिन कई नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने डिमांड किया कि इंग्लिश का यूज कंटिन्यू रहे। तमिलनाडु में तो ये मूवमेंट वायलेंट हो गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया और डिसाइड किया कि इंग्लिश का यूज हिंदी के साथ सरकारी कामों के लिए आगे भी चलता रहेगा। कई क्रिटिक्स को लगता है कि ये सॉल्यूशन इंग्लिश स्पीकिंग एलीट को फेवर करता है। हिंदी को प्रमोट करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे स्टेट्स पर हिंदी इंपोज कर सकती है जहां लोग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। इंडियन लीडर्स की फ्लेक्सिबिलिटी ने हमारे देश को श्रीलंका जैसी सिचुएशन से बचाया। सेंटर स्टेट रिलेशंस। फेडरलिज्म का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेंटर स्टेट रिलेशंस को रीस्ट्रक्चर करना। ये कैसे काम करेगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि रूलिंग पार्टीज और लीडर्स इन अरेंजमेंट्स को कैसे फॉलो करते हैं। काफी टाइम तक इंडिया में एक ही पार्टी ने सेंटर और ज्यादातर स्टेट्स में रूल किया। इसका मतलब था कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने राइट्स को एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे। जब स्टेट लेवल पर रूलिंग पार्टी अलग होती थी तो सेंटर की रूलिंग पार्टी स्टेट्स की पावर्स को कमजोर करने की कोशिश करती थी। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करके राइवल पार्टीज के द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर देती थी। ये फेडरलिज्म की स्पिरिट को कमजोर करता था। 1980s के बाद सिचुएशन बेटर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने काफी डिसीजंस लिए जिससे स्टेट्स के राइट्स प्रोटेक्ट हुए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इतना इजी नहीं था कि वो स्टेट्स को डिसमिस कर सके। 1990s के बाद सब कुछ काफी बदल गया। इस दौर में बहुत सारे स्टेट्स में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का राइज देखा गया। इसी समय सेंटर में कोलिशन गवर्नमेंट्स की शुरुआत भी हुई। जब लोकसभा में किसी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, तब मेजर नेशनल पार्टीज को कई पार्टीज के साथ अलायंस बनाना पड़ा, जिसमें कई रीजनल पार्टीज भी शामिल थी, ताकि सेंटर में सरकार बन सके। धीरे धीरे स्टेट्स का इन्फ्लुएंस एंड इम्पोर्टेंस दोनों ही गवर्नेंस के लिए जरूरी हो गए और स्टेट्स को ऑटोनॉमी मिली। आज अगर स्टेट्स और सेंटर के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो तो ये फेडरलिज्म को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। स्टेट्स के बाद अब बारी थी थर्ड टियर को इंपॉर्टेंस देने की। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के मीनिंग को। जब कुछ पावर्स को सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट्स के साथ बांटा जाता है तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा टीयर्स होना भी फेडरलिज्म का एक मेन फीचर है। इंडिया में 2 टियर सिस्टम तो काफ़ी पहले से था, पर ये ग्रासरूट लेवल की प्रॉब्लम्स पर एफिशिएंटली वर्क करने के लिए इनफ नहीं था। इसलिए 1992 में थर्ड टियर को इफेक्टिव बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके डिसेंट्रलाइजेशन की ओर कई मेजर स्टेप्स लिए गए। पहला स्टेप था लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस को रेगुलर बनाना। दूसरा, कुछ सीट्स या पोजीशन को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास में आने वाले लोगों के लिए रिजर्व रखना। तीसरा, लोकल लेवल पर 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई। इसके अलावा लोकल लेवल के इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन सेटअप कर दी गई। इतना ही नहीं, बल्कि अब स्टेट गवर्नमेंट्स को लोकल गवर्नमेंट्स के साथ पावर्स एंड रेवेन्यू शेयर करना कंपलसरी हो गया।
अब जरा लोकल गवर्नमेंट्स को समझते हैं। लोकल गवर्नमेंट्स का काम अपने एरियाज के ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर एंड वाटर सप्लाई जैसी बेसिक फैसिलिटीज पर एफिशिएंटली वर्क करना होता है। लोकल गवर्नमेंट्स के सेटअप दो एरियाज में होते हैं, एक रूरल और दूसरा अर्बन। इसलिए रूरल एरियाज में बनी लोकल गवर्नमेंट्स को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहा जाता है और अर्बन एरियाज में उन्हें म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी 3 लेवल्स में बटा हुआ है, जिसमें सबसे नीचे आता है विलेज लेवल। हर विलेज में एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। ये एक ऐसी डिसीजन मेकिंग बॉडी या काउंसिल है जिसमें कई सारे वार्ड मेंबर्स होते हैं, जिन्हें अक्सर पंच या सरपंच कहा जाता है। ग्राम पंचायत को उस वार्ड या विलेज में रह रही अडल्ट पॉपुलेशन डायरेक्टली इलेक्ट करती है। सभी अडल्ट्स ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। ग्राम सभा एक ऐसा फोरम है जहां गांव के सभी वोटर्स इसके मेंबर्स होते हैं, जो बैठकर ग्राम पंचायत की वर्किंग पर डिस्कशन करते हैं और रिकमेंडेशंस भी देते हैं। इन सभी मेंबर्स की मीटिंग साल में 2 या 3 बार एनुअल बजट के अप्रूवल और पंचायत की परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए की जाती है। कई ग्राम पंचायत जब आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाती है तो उसे पंचायत समिति या ब्लॉक लेवल कहा जाता है, जो मिड लेवल माना जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का। पंचायत समिति विलेज लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बीच लिंक प्रोवाइड करने का काम करती है। सबसे ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसमें बहुत सारी पंचायत समिति और मंडल्स मिलकर जिला परिषद फॉर्म करती है। जिला परिषद में मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और उस डिस्ट्रिक्ट के एमएलए के साथ साथ कुछ और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स भी मेंबर्स होते हैं। अर्बन एरियाज में भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं। टाउन्स में म्युनिसिपैलिटीज सेटअप की जाती है और बड़े सिटीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। दोनों म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को इलेक्टेड बॉडीज कंट्रोल करती है, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। म्युनिसिपैलिटी का पॉलिटिकल हेड म्युनिसिपल चेयरपर्सन होता है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इस ऑफिसर को मेयर कहा जाता है। अगर आपको इस चैप्टर के इजी नोट्स चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट socialsciencesimplified.com पर। चैप्टर यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।